So today we are going to discuss about deduction under deductions under section 80C to 80U, chapter 6A. First of all, we have to understand deduction under section 80C to 80U, chapter 6A will come when it will come. So first of all, whenever you are calculating tax liability, first of all, what is your first point? First point is to you have to calculate compute taxable income from all heads. So then you should know how many heads are there. Do you know how many heads of incomes are there? Anybody from you? Five, Five heads. five, five, sir. Or can you name all five heads of income? Salary income, house property, PGBP, other sources and capital gain. Very good. So these are the five source of head. Salary income, section 15 to 17, house property income, section 22 to 24, PGBP, profits and gains of business or profession, section 28 to 44, capital gain, section 45 to 55, other sources, section 56 to 59. So these are the five heads of income. So what is your first step for calculating total income, gross total income? Compute taxable income from all heads. All heads means all five heads of income you have to calculate. Now, step by step, you have to go ahead. Once after calculating all income from all heads of income, what is the next step? This is your next steps. Clubbing of income. Clubbing of income means, say for example, one person has a income of his spouse or minor child, then he has to club in his own income. उसका इनकम 5 लाख है बट उसका चाइल्ड जो माइनर चाइल्ड है उसका इनकम भी है तो उसको यहाँ पे क्लब करना पड़ेगा यानी मर्ज करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड क्लबिंग ऑफ इनकम. उसके बाद क्या आता है सेट ऑफ लॉसेस. आपको जो लॉसेस है उसको सेट ऑफ करना है. जैसे पिछले साल का कोई लॉस हो, बिजनेस लॉस हुआ है, और या तो फिर ऐसा कोई लॉस है जो लास्ट ईयर सेट ऑफ नहीं हो पाया या करंट ईयर सेट ऑफ करने का है. तो दो तरह से होता है. लास्ट ईयर का भी लॉस आप सेट ऑफ कर सकते हो और करंट ईयर का भी आप सेट ऑफ कर सकते हो. और कैसे करना है वो अलग चैप्टर है. इसके करने के बाद आपको देखो पहले ऑल हेड्स ऑफ इनकम से इनकम मिल गया, आपने इनकम को क्लब कर लिया, लॉसेस आपने सेट ऑफ भी कर दिया. अब आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? ग्रॉस टोटल इनकम मिलेगा. ये आपका जीटीआई है. आज पढ़ना है सेक्शन 80C टू 80U आता है चैप्टर 6A. नाउ ये माइनस करने के बाद जो आता है वो आपका बन जाएगा टोटल टैक्सेबल इनकम. ऑन दिस इनकम यू हैव टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट. डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U चैप्टर 6A. तो इसमें कौन से डिडक्शन आ रहे हैं और हमें कौन से डिडक्शन लेने हैं उसकी बात की गई है. पहले आपको समझना पड़ेगा डिडक्शन क्या होता है. डिडक्शन मीन्स व्हाट? सर्टन रिलैक्सेशंस फ्रॉम योर इनकम. तो डिडक्शन का यहाँ पे दो टाइप में हमने डिवाइड किया है. पहला जो टाइप है फ्रॉम हेड्स ऑफ द इनकम, यानी आपको उसी हेड में से मिल जाएगा. जैसे सैलरी है तो सैलरी में एक सेक्शन 16 का डिडक्शन मिलता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस है, ये वाला डिडक्शन मिल जाता है. यानी उसी हेड में से जब आप इनकम ऑफ सैलरी कैलकुलेट कर रहे हो, सैलरी इनकम या सैलरीज कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसमें से एक और से आपको डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 16. तो वो वहां पे ही माइनस करने का, फिर उसके बाद जो आता है वो आपका सैलरी का इनकम माना जाएगा, उसके पहले वाला नहीं. अब हाउस प्रॉपर्टी में भी ऐसा ही है. हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 24A एंड 24B है. 24A इज ए स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड 24B इज ए इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल. अगर हाउस प्रॉपर्टी आपने बोरो करके लिया है तो उस पे जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उसका यहाँ पे आपको डिडक्शन मिलेगा. यानी बोलना ये चाहता हूं कि से फॉर एग्जांपल आपका हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हुआ 5 लाख, बट आपने जो लोन दिया है उस पे आपको इंटरेस्ट पे करना है मान लो कि 2 लाख. तो आप 5 लाख में से 2 लाख सेट हो जाएगा. तो अब आपको कोई पूछेगा कि आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना हुआ, तो देन इन दैट केस यू हैव टू से दैट माय इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज 3 लाख. नाउ पीजीबीपी उसी में भी ऐसा 30 टू 37 से बहुत सारे डिडक्शन है. प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन जो मिलता है, कैपिटल गेन्स में भी सेक्शन 54 में डिडक्शन मिलता है एंड अदर सोर्सेस में सेक्शन 57 में डिडक्शन मिलता है. तो दूसरा जो डिडक्शन है
वो आपको ग्रॉस टोटल इनकम में से मिलेगा। और ग्रॉस टोटल इनकम में से कौन सा डिडक्शन मिलेगा? अंडर चैप्टर 6A, अंडर सेक्शन 80C to 80U, that we are going to discuss right now. If no GTI, no deduction. अगर GTI ही नहीं है तो आपको डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। तो ये गोल्डन रूल है, अगर इनकम ही नहीं है तो डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। ओके, दैट इज द फर्स्ट point that you have to keep in mind. Now we will discuss section 80C in detail. And section 80C, individual, HUF, resident or non-resident. R means resident, non-resident means, अब देखो रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट में फर्क क्या होता है? रेसिडेंस मीन्स इंडिया में रहता है, नॉन रेसिडेंस मीन्स ज्यादातर वो आउटसाइड इंडिया में रहता है, बट उसका इंडिया में भी रहना होता है, बट बहुत कम दिनों के लिए, तो उसको बोलते हैं नॉन रेसिडेंट। तो ये 80C का डिडक्शन है, दो लोगों को मिलता है, वन है इंडिविजुअल एंड सेकंड वन इज HUF। और कौन कौन हो सकता है? वो रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। नाउ ये जो डिडक्शन है दैट इज अवेलेबल ऑन पेमेंट बेसिस। पेमेंट बेसिस मींस व्हाट? कि अगर आप पेमेंट करोगे तो ये डिडक्शन मिलेगा, अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द डिडक्शन। जैसे आपने ऐसा एक्रूड कंसेप्ट पर ड्यू बेसिस पे अगर आप डिडक्शन क्लेम करते हो तो देन इट इज नॉट अवेलेबल। ड्यू बेसिस पे डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। यू हैव टू पे the amount or you have to invest the amount, then only you will get the deduction. Now taxable oblique exempt income, आपको ये डिडक्शन दोनों इनकम पे मिलता है। इट मे बी टैक्सेबल इनकम, इट मे बी एग्जाम्प्ट इनकम। तो वॉट एवर इज द नेचर ऑफ इनकम, that deduction is available on the both the thing. Taxable means you have to pay tax on it, exempt means what? आपको उस पर टैक्स भरना ही नहीं है, और डिडक्शन मिलेगा ना तो वो इनकम नेगेटिव हो जाएगा एंड इट विल बी हेल्पफुल, आपको कोई टैक्स ही नहीं आएगा। तो देखो फिर से एक बार बोल रहा हूं, इंडिविजुअल एंड HUF, R एंड NR दोनों के लिए 80C अवेलेबल है। इट इज अवेलेबल ओनली ऑन पेमेंट बेसिस एंड टैक्सेबल एंड एग्जाम्प्ट इनकम, दोनों तरह की इनकम पे ये डिडक्शन मिलने वाला है। आपका चाहे इनकम टैक्सेबल हो चाहे आपका इनकम एग्जाम्प्ट हो, बोथ द टाइप ऑफ इनकम टैक्स डिडक्शन इज अवेलेबल। पेमेंट मेड इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल, स्पाउस, एनी चिल्ड्रन, पेरेंट इज नॉट अलाउड। अगर आप पेमेंट करते हो 80C में तो आप वो पेमेंट किसी के नाम के में कर सकते हो। जैसे आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया तो आप किसके नाम पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या इंडिविजुअल के, स्पाउस के, या एनी चिल्ड्रन। जैसे आपने ट्यूशन फी पे किया तो ट्यूशन फी चिल्ड्रन के लिए पे किया तो सेक्शन 80C में डिडक्शन उसको मिल जाएगा। यानी आप जो ऊपर वाले हम बात कर रहे हैं कि पेमेंट बेसिस पे मिलेगा, बट पेमेंट या इन्वेस्टमेंट किसके नाम पे कर सकते हो? तो इंडिविजुअल, स्पाउस और एनी चिल्ड्रन। बट अगर आपने पेरेंट्स के नाम पे कुछ भी ऐसा एक्सपेंस पेमेंट किया देन इट इज नॉट अलाउड। उसके लिए 80D में मिलता है मेडिकल इंश्योरेंस में, बट यहाँ पे नहीं मिलता। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम वी विल लर्न वन बाय वन, in which if you invest your money then you will get a deduction under section 80C. So contribution, subscription, payment towards SPF, statutory provident fund, PPF, public provident fund, RPF, recognized provident fund, SAF, statutory annuity fund, Sukanya Samriddhi scheme, ULIP, linked insurance plan of UTI और LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन म्यूचुअल फंड। तो ये सारे जो स्कीम है, पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट है यूलिप वाला। अब देखो आपको SPF, PPF, RPF, SAF क्या है? तो एक तरह का फंड होता है, प्रोविडेंट फंड, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट मिलता है। कई जो कंसेप्ट है वो टी पे काम करते हैं, और कई जो कंसेप्ट है वो ई यानी ये जो PF है, देर आर सम PF विच वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ EET या EEE। अब EET मीन्स एग्जाम्प्ट टैक्सेबल, EEE मीन्स एग्जाम्प्ट, और इसमें PPF इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ EEE। व्हाट इज लॉक इन पीरियड? क्योंकि जो PPF है ना
उसमें लॉक इन पीरियड 15 ईयर्स है। ये पीपीएफ जो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसमें 15 ईयर्स मींस यू हैव टू इन्वेस्ट योर मनी फॉर लॉन्ग टर्म। देखो हमको गवर्नमेंट ये 80C में आपको क्यों डिडक्शन दे रही है, बिकॉज गवर्नमेंट वांट टू कल्टीवेट योर हैबिट ऑफ सेविंग, लॉन्ग टर्म सेविंग, उसको हैबिट को कल्टीवेट करना चाहती है, तो इसलिए आप इन्वेस्ट करो एंड इट विल मेक योर फ्यूचर सिक्योर ऑल्सो एंड इट विल कल्टीवेट योर हैबिट ऑफ सेविंग। ईईटी मीन्स पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हो, 50,000 इन्वेस्ट किया तो इस पे आपको है ना, जैसे मान लो कि आपका 5 लाख का इनकम है और आपने पीपीएफ में कितना इन्वेस्ट कर दिया, 50,000 इन्वेस्ट कर दिया, तो अब आपका इनकम कितना हो जाएगा, 4,50,000। अब आपको जो टैक्स भरना है वो 4,50,000, तो इसको बोलते हैं डिडक्शन। तो ये हो गया तुम्हारा पहला ई, कि आपको एग्जाम्पशन मिल गया। कितना एग्जाम्पशन मिल गया, 50,000 का। फिर आपको जो इंटरेस्ट मिला 5,000 का, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो इंटरेस्ट तो मिलेगा, तो उस पर टैक्स भरने का नहीं भरने का, तो ये हो गया आपका दूसरा ई। फिर आपको मेच्योरिटी पे एक तीसरा ई मिलेगा, यानी टोटल 55,000 मिलेगा, तो इस पे टैक्स भरने का नहीं, इस पे भी नहीं भरने का, तो उसको बोलते हैं थर्ड ई। तो एग्जाम्ड एग्जाम्ड एग्जाम, और ईईटी उससे अपोजिट है। आपने जब इन्वेस्ट किया तब एग्जाम्ड हुआ, इंटरेस्ट मिला तो एग्जाम्ड हुआ, बट जब मैच्योरिटी पे अमाउंट मिला तब पूरा टैक्सेबल हो गया। अब एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नाबार्ड एक बॉन्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बॉन्ड, notified units of mutual fund and UTI. What is notified? Notified by government or any other sector, central government or state government, उसका म्यूचुअल फंड और यूटीआई इफ यू हैव परचेस यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो देन इन दैट केस ये आपको डिडक्शन मिल जाएगा। आपका इनकम इतने, जैसे ही आप इसमें इन्वेस्ट करते हो आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। ट्यूशन फीस फॉर फुल टाइम एजुकेशन इन इंडिया मैक्स 2 चिल्ड्रन, डोनेशन पेड नॉट अलाउड। यहाँ पे देखो नोट कर दिया है मैंने, नॉट अलाउड, यानी आपने यहाँ पे एडमिशन लिया एमएस यूनिवर्सिटी में, तो आपका फीस स्लिप देखना, उसमें पूरी फीस का आपको डिडक्शन नहीं मिलता। डोंट क्लेम फुल फी अंडर सेक्शन 80C। आपको वहां पे आपकी फीस स्लिप में ट्यूशन फी करके कॉलम दिया होगा, वो जितना है उसका आपको यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा, और वो भी मैक्सिमम कितना चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन। इफ पर्सन इज हैविंग 3 चिल्ड्रन, तो देन ही कैन डू वन ट्रिक, उसके लिए एक ट्रिक अवेलेबल है जो मैं आपको बाद में बताता हूं, कि 2 चिल्ड्रन है तो 2 चिल्ड्रन का वो डिडक्शन मैक्सिमम ले सकता है। यानी 2 चिल्ड्रन, अब 3 चिल्ड्रन होगा तो क्या कर सकता है वो, देखो ये डिडक्शन किसको अवेलेबल है, सभी को अवेलेबल है। मान लो कि वन हाउस में देयर आर 2 फैमिली मेंबर, हस्बैंड एंड वाइफ, बोथ आर अर्निंग, तो उसको क्या करने का, 2 चिल्ड्रन का क्लेम एक में कर लेने का, 1 चाइल्ड का दूसरा जो क्लेम है वो स्पाउस कर लेगी। टैक्स में याद रखना एक वर्ड होता है स्पाउस, SPOUSE। तो स्पाउस मीन्स क्या, ये कॉमन वर्ड है। अगर हस्बैंड है तो उसके लिए स्पाउस है वाइफ, और वाइफ है तो उसके लिए स्पाउस है हस्बैंड। तो ये कॉमन वर्ड है, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, तो आपको ये ट्यूशन फी का भी डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C। जितना भी ट्यूशन फी पे किया है, जैसे मान लो कि 10,000 ट्यूशन फी पे किया है, और वट एवर ट्यूशन फी यू हैव पेड, दैट इज अवेलेबल एज ए डिडक्शन। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन प्लस स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, प्रिंसिपल ओनली। यानी अब यहाँ पे अगर जैसे हाउसिंग लोन लेते हो, कभी भी कोई हाउस लोन पे लिया है, तो उसका 2 एलिमेंट्स होता है, एक है प्रिंसिपल अमाउंट एंड दूसरा है इंटरेस्ट। अब जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, जैसे मान लो कि आपने लोन लिया है 20 लाख का, अब एवरी मंथ आप कुछ ना कुछ इंस्टॉलमेंट पे करते हो, अब होल ईयर में आपने प्रिंसिपल के फॉर्म में 2 लाख पे कर दिया, या सपोज 1,20,000 पे कर दिया, 1,20,000, और उस पर इंटरेस्ट आपने पे कर दिया 50,000, यानी एक साल में इतना पेमेंट हुआ। ओके,
अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि देखो रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन प्लस स्टैम्प ड्यूटी प्लस रजिस्ट्रेशन फी प्रिंसिपल ओनली। देखो यहाँ पे क्लियर कट बोला है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट हियर ओनली अबाउट प्रिंसिपल अमाउंट। सो आपको सेक्शन 80C में हाउ मच अमाउंट इज अवेलेबल एज ए डिडक्शन, यू विल गेट 1,20,000 नॉट 50,000। आपको इसका डिडक्शन 24B इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में मिल जाएगा। एक दूसरा सेक्शन है, मैंने आपको पहले ही बताया था, दो तरह के आपको डिडक्शन मिलता है, एक फ्रॉम दी हेड एंड दूसरा है चैप्टर 6A में 80C to 80U में। तो आपको ये चैप्टर 6A में मिल गया और ये फ्रॉम द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से ये 50,000 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट 5 years टर्म डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। अगर आपने एफडी रखा है, बैंक में कोई एफडी रखा है फिक्स डिपॉजिट, बट एफडी का जो टाइम पीरियड है, टाइम ड्यूरेशन है, इट शुड बी 5 years, then only deduction is allowed, otherwise deduction is not allowed. Say for example, if person keeps the FD for only 1 year, so then whether he is eligible for deduction? Answer is clear cut no. He has to, because what is the purpose of giving deduction? To cultivate the habit of saving for a long period. तो यहाँ पे इसलिए वो 5 years है। अब टर्म डिपॉजिट रख लो, कोई फिक्स डिपॉजिट बोल दो, कोई भी बोल दो नाम उसका, और ये उसका नाम है। सीनियर सिटीजन का है, यानी सीनियर सिटीजन का ये मेन सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए वो लोग ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, मैंने आपको कल भी बताया था। देन टर्म डिपॉजिट फॉर फिक्स पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 5 years विद इन शेड्यूल्ड बैंक। यहाँ पे सीनियर सिटीजन की बात हुई है और यहाँ पे कोई भी पर्सन की बात हुई है। Yani in short, what is the moral of the story? Moral of the story is any person can keep an FD, any person can keep an FD, but what is the condition? He should keep his FD for at least 5 years, not less than 5 years. Then only he is eligible to get or to claim deduction under section 80C. Otherwise, he is not eligible to claim deduction under section 80C. Now, नॉन कम्यूटेबल डिफर्ड एन्युइटी, एक तरह का एन्युइटी प्लान है, इसको वर्षासन भी बोलते हैं, आपको एवरी एक तरह का इन्वेस्टमेंट आता है, नॉन कम्यूटेबल डिफर्ड एन्युइटी प्लान, उसमें भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो भी आपको डिडक्शन मिलेगा। देन नेशनल हाउसिंग बैंक टैक्स सेविंग टर्म डिपॉजिट स्कीम 2008, इसमें भी आपको वो लोग बताएंगे कि नेशनल हाउसिंग बैंक टैक्स सेविंग टर्म डिपॉजिट स्कीम है, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये सब गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। अप्रूव्ड एन्युइटी प्लान ऑफ LIC और एनी अदर इंश्योरर, तो आपको इसका भी डिडक्शन मिलेगा। तो ये सब अलग अलग स्कीम्स है। यहाँ पे देखो जितना स्कीम्स में आपको ये जो आगे वाली जो स्कीम है ना, उसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए, जैसे सुकन्या समृद्धि स्कीम, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, एक तरह का गर्ल चाइल्ड को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम दिया जाता है। एवरी स्कीम हैव सम लॉजिक। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रीमियम पेड ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। प्रीमियम पेड ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C है, ये डी नहीं है, बाय मिस्टेक हुआ है। अगर पॉलिसी इश्यूड बिफोर 1 April 2003, देन अप टू 20% ऑफ SA। SA मीन्स सम एस्योर्ड। अब सम एस्योर्ड क्या होता है, ऐसे क्या होता है कि पॉलिसी की मैच्योरिटी होने पे जो अमाउंट मिलने वाला होता है उसको बोलते हैं सम एस्योर्ड। अब यहाँ पे क्या लिया है, जैसे मान लो कि कोई मिस्टर एक्स है, he has taken insurance of ₹5 lakh and for that he is paying 20,000 as a insurance premium। तो इस केस में, और इसने कब लिया है पॉलिसी, बिफोर 2003, तो अब इसको डिडक्शन कितना मिलेगा अंडर सेक्शन 80C? तो एज पर द कैलकुलेशन 20% ऑफ सम एश्योर्ड अप टू 20% ऑफ सम एश्योर्ड। अगर आपका सम एश्योर्ड कितना है 5 लाख है, इसका 20% करोगे तो कितना आएगा 1 लाख आएगा एंड 20,000 यहाँ पे है ना, विच एवर इज लोअर, आपने जो प्रीमियम पे किया है उससे ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, विच एवर इज लोअर, तो आपका डिडक्शन बनता है यहाँ पे 20,000। issued between 1 April 2003 and 31 March 2012, सेम अमाउंट है,
20% तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इश्यूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012 बट बिफोर 1 अप्रैल 2013, ये एक साल ऐसा है जहां पे उसको 10% मिलता है, अप टू 10% ऑफ सम एश्योर्ड। Issued on or after 1 April 2013 on a life of a person with disability referred to under section 80U or suffering from specified disease under section 80DDB. Now contribution to additional account under NPS by central government employees referred in section 80 CCD for a fixed period of not less than 3 years. Amendment by फाइनेंस एक्ट 2018 में ये एक्ट आया। टायर 1 डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD एंड टायर 2 डिडक्शन अंडर 80 C। अब देखो ये इंटरेस्टिंग है, 2019 में से आया है, बट उसको बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पे थोड़ा नोट्स दिया है आपको। क्या नोट्स दिया है? इंटरेस्ट एक्रूड ऑन NSC डीम टू बी री इन्वेस्टेड एंड डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80C। अगर आपको NSC पे कोई इंटरेस्ट मिला है और आपको उसको री इन्वेस्ट कर देते हो तो आपको उसका डिडक्शन वापस मिल जाएगा। Maturity amount received plus bonus under life insurance policy is not exempt if premium paid for any year exceed specified percentage given in section 80C. And maturity amount of policy issued before 1 April 2003 always exempt. हाँ, अगर आपने 2003 से पहले की कोई पॉलिसी है और वो अभी मैच्योर हो रही है तो वो पूरे के पूरी एग्जाम है। और याद रखो सारे डिडक्शन की एक ही बात, डिडक्शन is equal to lower of eligible investment or and 1.5 lakh whichever is lower. चैप्टर 6A डिडक्शन अंडर आर नॉट अलाउड फ्रॉम, यानी यहाँ पे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। कई जगह पे ऐसा है कि यू आर नॉट एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन। तो कहाँ कौन सी दो जगह पे है कि आपको 80C एंड 80 जो चैप्टर 6A में डिडक्शन क्लेम करते हैं वो कैजुअल इनकम जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम गैम्बलिंग, उसका आपको वहां से आप ये डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U में एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि वहां पे ना स्पेसिफाइड रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल है। जैसे लॉटरी में लॉटरी जीतते हो या KBC में जीत के आए आप, कौन बनेगा करोड़पति, तो आपको 30% टैक्स प्लस सरचार्ज दोनों मिला के आपको पे करना पड़ेगा, इसलिए वहां पे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगता है। इसलिए वहां पे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U में से कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला। कैपिटल गेन में भी फिक्स टैक्स रेट लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, सो दैट इज व्हाई वहां पे भी डिडक्शन का अलाउड नहीं मिलेगा। कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड एन्युटी प्लान ऑफ LIC सेक्शन 80CCC, इसमें भी आपको डिडक्शन मिलेगा। अब एक बात याद रखो कि ओनली इंडिविजुअल R and NR डिडक्शन इज इक्वल टू सेम एज 80C, आइदर 80CCC और 80C। नाउ कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, अटल पेंशन स्कीम सेक्शन 80CCD। अब गवर्नमेंट जॉब करो या प्राइवेट जॉब करो, पेंशन निकल गया है, नो वन विल पे द पेंशन। पेंशन मीन्स आफ्टर रिटायरमेंट सम अमाउंट इज टू बी पेड टू द एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स, दैट इज कॉल्ड पेंशन, बट इट इज नॉट देयर। गवर्नमेंट में पहले, प्राइवेट में तो था ही नहीं और गवर्नमेंट में निकल गया। तो अब लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपना खुद का पेंशन स्कीम लेना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने भी प्रमोट किया है कि आपको इसका डिडक्शन मिलेगा अगर आप पेंशन स्कीम में करते हो इन्वेस्टमेंट अप टू 10% ऑफ सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस DA मीन्स डियरनेस अलाउंस, ये दोनों को प्लस करके जो आएगा उसका 10% आपको डिडक्शन मिल जाएगा। बट मैक्सिमम लिमिट याद रखो, हर एक केस में 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन सेक्शन 80CCD2। अब एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो तो आपको 14% ऑफ सैलरी मिलता है। अगर एम्प्लॉयर इज ए सेंट्रल गवर्नमेंट तो आपको 14% ऑफ सैलरी मिलेगा। बट अगर एम्प्लॉयर अदर्स होता है, अदर्स है यानी प्राइवेट गवर्नमेंट है या ऐसा कुछ है, तो 10% ऑफ सैलरी डिडक्शन मिलेगा। ये सारा मिलके भी आपको एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, जैसे एम्प्लॉई ने कितना भी डाला हो, जैसे 10% ऑफ सैलरी एम्प्लॉई का हो रहा है 50,000, तो 50,000 ले लो। बट आप याद रखो कि आगे वाले सारे डिडक्शन हमने देखा, ट्यूशन फीस, फिर रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, देन सुकन्या समृद्धि स्कीम, ये सारा मिला के भी ये 50,000, मान लो कि आगे वाली स्कीम में 1,50,000 हो गया है
और ये 50,000 आपने एडिशनली इन्वेस्ट किया, तो आपका लिमिट कहीं 2 लाख नहीं हो जाएगा, आपका लिमिट अभी भी 1,50,000 ही रहेगा, बिकॉज आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा हो गया, बट गवर्नमेंट सिर्फ इतना ही डिडक्शन देती है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको 14% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, यानी ये जो हम 50,000 ला रहे हैं वो 14% सैलरी तक मिलता है, 10% ऑफ सैलरी मिलता है। जैसे मान लो कि उसका सैलरी 1 लाख है, तो 1 लाख का 14% कितना हुआ, ये पूरे साल का ऐसा बात कर रहा हूँ जस्ट एग्जांपल समझाने के लिए, तो 14,000 उसको डिडक्शन मिलेगा। कहाँ पे? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन में। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन होगा तो 10%, तो यहाँ का उस पर 10,000 मिलेगा ऐसा। तो ये सारा मिला के आपका 1,50,000 मिलेगा फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल। अब देखो ये तो कौन है, सर्विस पर्सन के लिए, बट ऐसा पर्सन जो खुद जॉब कर रहा है, खुद जॉब नहीं कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसके लिए क्या, उसके लिए कोई प्रोविजन गवर्नमेंट बनाए तो बनाए ना भाई, गवर्नमेंट ने उसके लिए भी प्रोविजन बनाया है। क्या प्रोविजन बनाया है? उसके लिए ये प्रोविजन बनाया है कि आप अपना जीटीआई का, आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम हो रहा है, और ग्रॉस टोटल इनकम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैंने आपको अभी बताया था, उसका 20% आप कर सकते हो। जैसे आपका जीटीआई है 1 लाख, तो जीटीआई का 1 लाख का 20% करोगे 20,000, दैट इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 80CCD। So employer's contribution is firstly taxable as a salary income in the hands of employee। जैसे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मींस जैसे 5 लाख उसका सैलरी है, और एम्प्लॉयर ने क्या किया, आपको 80CCD में पेंशन स्कीम में आपके इन्वेस्ट भी कर दिया, पहले आपको उसको 50,000 तो ऐड तो करना ही पड़ेगा, बट आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपका सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस डीए वो सब मिला के कितना हो रहा है। ये 5 लाख में तो बहुत सारा चीज हो सकता है, बेसिक सैलरी हो सकता है, डियरनेस अलाउंस हो सकता है, तो देन एंटरटेनमेंट अलाउंस हो सकता है, देन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो सकता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो सकता है, बहुत सारा मिलके बनता है। बट इसमें बेसिक प्लस डीए, बेसिक सैलरी प्लस डीए दोनों मिला के मान लो कि उसका 4 लाख हो रहा है, तो 4 लाख का 10%, यानी सॉरी एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन है, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 10% है प्राइवेट एम्प्लॉई के लिए, तो उसका कितना आएगा 4 लाख का 40,000। तो अब एम्प्लॉयर ने आपको कितना दिया 50,000, बट आपका कैलकुलेशन क्या बोल रहा है 40,000, क्योंकि 4 लाख का 10% करोगे तो 40,000 आएगा, तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा 40,000। सेक्शन 80CCD1B, अब ये एक नया डिडक्शन है, एडिशनल डिडक्शन अप टू 50,000 of payment under NPS is allowed under section 80CCD1B over and above deduction under section 80CCD1। अब ये क्या है, एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ने टू प्रमोट द पेंशन स्कीम। आपका टोटल आपने एनपीएस लगा के 80CCD में, यहाँ पे 1 में 2 में सब में मिला के आपका डिडक्शन 1,50,000 पूरा हो गया। आगे वाले भी स्कीम ले लिया आपने, पीपीएफ में भी इन्वेस्ट कर दिया, ट्यूशन फी भी पे कर दिया, सब कुछ मिला के आपका 1,50,000 हो रहा है। बट फिर भी आपको एक एक्स्ट्रा 50,000 मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, वो है 80CCD1B, एडिशनल डिडक्शन अप टू 50,000 ऑफ पेमेंट अंडर एनपीएस। अगर आपने एनपीएस स्कीम लेके रखा है और आप उसमें पेमेंट कर रहे हो, तो आपको 50,000 अलग से डिडक्शन मिल जाएगा, तो आपका टोटल डिडक्शन हो गया अब 2 lakh। But when 2 lakh, when you invest in NPS, so deduction under section 80CCD1 is subject to overall limit of 1,50,000 lakhs under section 80CCE। यानी आपको जो ये पॉइंट है, फर्स्ट वाला, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये सारे में क्या है, आपको लिमिट है कि आपको मैक्सिमम 1,50,000 मिलेगा। बट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD1B, ये वाला जो सेक्शन है 80CCD1B is in addition to overall limit of rupees 1,50,000 lakhs under section 80CCE। चलो अब देखो, मैक्सिमम कंबाइन सीलिंग अंडर सेक्शन 80C, 80C, ट्रिपल सी, 80CCD1 एंड 80CCE, ये सारे को मिला के अपने ये बोलते हैं। चलो देखो, सेक्शन 80C में कितना है 1,50,000, सेक्शन 80 ट्रिपल सी में कितना है वो भी 1,50,000, यानी अलग से नहीं है ना, कंबाइन। इसलिए देखो यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, इसलिए एक कॉलम भी बना दिया। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 80CCD1 में कितना है 1,50,000, हाँ, बट यहाँ पे एडिशनल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD
D1B में 50,000 मिल जाएगा, कोई एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे, लिमिट 1,50,000 का कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा। अब डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C है। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखा है और आपको इसका आंसर बताना है। चलो अब देखो आंसर आपके सामने आ रहा है। आपने टोटल इन्वेस्टमेंट पेमेंट कंट्रीब्यूशन किया, देखो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सेल्फ का लिया, इसका डिडक्शन मिलेगा, ऑब्वियसली इसका डिडक्शन तो मिलेगा ही, तो इसका आपको डिडक्शन मिलने वाला है। फिर सेकेंड वन, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ स्पाउस 30,000 मिलेगा, यस मिलेगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड 45,000 मिलेगा। चिल्ड्रन एजुकेशन ट्यूशन फीस ऑब्वियसली मिलेगा 50,000। तीनों का मिला के कितना हुआ 1,30,000। अब आपको डिडक्शन कितना मिलेगा 1,50,000 या 1,30,000? 1,30,000। तो 1,50,000 से तो नहीं जा सकता, बट इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि कम है तो वो नहीं, वो मिल जाएगा, सॉरी 150 मिल जाएगा, इसलिए आपका आंसर आया 1,30,000। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, उसमें भी ऐसा सोचना है आपको। चलो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सेल्फ 40,000, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम स्पाउस 30,000, प्रोविडेंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ 45,000, चिल्ड्रन एजुकेशन ट्यूशन फी 15,000, हाउसिंग लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट 1 lakh. Tell me how much deduction is available under section 80C? 1,50,000. 1,50,000 total deduction. इन्वेस्टमेंट 1.5 पेमेंट lakh. कंट्रीब्यूशन हुआ 2,30,000. ओके, Yes, sir. but Yes, sir. he will not get deduction beyond the prescribed limit under section 80C, and that is 1,50,000. So maximum deduction which is available to him is 1,50,000. यहाँ पे इसने एक गलती कर दी स्टूडेंट्स। अब उसने क्या करना था, यहाँ पे अगर वो चाहता ना तो 2,30,000 का दोनों का डिडक्शन ले सकता है। कैसे ले सकता है? देखो इस तरह से वो कर सकता था। एग्जाम्पल 3, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सेल्फ, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम स्पाउस एंड चिल्ड्रन एजुकेशन ट्यूशन फीस, ये तीन जो एक्सपेंस है उसके स्पाउस अगर अर्निंग है ना तो आपको ये पॉसिबिलिटी आपके लिए अवेलेबल है। क्या करो, ये जो तीनों डिडक्शन थे जो हमने क्लेम किए थे वो आप स्पाउस की इनकम में से क्लेम कर लो। आप स्पाउस यानी उसको बोलो क्या स्पाउस की इनकम से अलग टैक्स रिटर्न भरे और आपका खुद का रिटर्न अलग भरे, तो आपके ये तीनों दिन, क्योंकि स्पाउस के लिए वो सेल्फ, ये वाला क्या हो गया उसके लिए सेल्फ हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा उसके लिए स्पाउस हो जाएगा, एंड चिल्ड्रन तो दोनों के हैं तो इसके लिए दोनों को डिडक्शन तो मिलने ही वाला है। तो ये तीन जो डिडक्शन है वो स्पाउस क्लेम करेगी, और बाकी का जो डिडक्शन है वो कौन कर लेगा क्लेम, जो भी सेकेंड पर्सन है दैट विल क्लेम दिस टू डिडक्शन। अब इसमें देखो कैलकुलेशन कैसा सेट हो रहा है। अब इसको डिडक्शन कितना मिलेगा, टोटल इन्वेस्टमेंट पेमेंट कंट्रीब्यूशन ये 1,50,000 आया। अब टोटल डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80C में कितना आएगा, उतना ही आएगा 1,50,000। तो ये फायदा होगा। देखो अगर आप प्रीवियस जाते हो, प्रीवियस एग्जाम्पल में तो देखो कितना मिल रहा था 2,30,000 और 1,50,000, उसमें से ये तीन जा रहे थे इन्वेस्टमेंट। देखो ये वाला सेल्फ वाला जा रहा, हमने सेल्फ स्पाउस और चिल्ड्रन एजुकेशन फीस 40,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000, तो ये जा रहा था तो उसको ये यहाँ पे मिल गया, बट हमने वहां पे चेंज किया अमाउंट। Like, share and subscribe my YouTube channel for more videos like this.